जी बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बट हमने कैसे पढ़ा था वो पुरानी बातें हो गई, भूल गए होंगे हम। तो मैं आपको सब कुछ रिकॉल कराता हुआ चलता हूँ। हमारे इस क्वेश्चन में दो पार्टी होती है बेटा, एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। दो पार्टी होगी, जितने भी हम ट्रांजैक्शन या जितने भी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे उसमें एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है। यहाँ पर जो ए पार्टी है उसने माल बेचा है, ए पार्टी ने सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए डिजिट ले लेता हूं कि भाई ए ने बी को 10,000 रुपए का माल बेचा है। तो बेटा जी ए ने बी को 10,000 का माल बेचा है, तो बताओ अब ए को बी से कितने रुपए लेने हैं? 10,000 रुपए। यस और नो? Yes. ए ने माल बेचा है तो बेटा जी ए को पैसा लेना है बी से, और ए को बी से 10,000 रुपए लेने हैं। अब ए ने जाकर बी से कहा कि साहब पेमेंट कर दो, मैंने आपको 10,000 रुपए का माल बेचा है। बी ने कहा भाई पेमेंट मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा, 2 महीने बाद। अभी क्या है, ए को इस बात से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यार मैंने पार्टी को माल बेच दिया और पार्टी कह रही है कि पेमेंट वो मुझे 2 महीने बाद देगी। अब हो सकता है कि 2 महीने बाद पार्टी अगर पैसे नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा? अच्छा चलो, पार्टी 2 महीने बाद पैसे देगी, इसका तो चलो ठीक है, एक सॉल्यूशन ये होगा कि पार्टी 2 महीने बाद पैसे लेगी। लेकिन 2 महीने तक विदाउट मनी मैं अपना काम कैसे चलाऊंगा? मुझे भी तो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए फंड्स की नीड होती है। तो ऐसे में ए ने माल बेचा है बी को और बी कह रहा है कि वो पैसे देगा 2 महीने बाद, और ए 2 महीने तक विदाउट फंड्स अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? तो ए ने सोचा, इसका एक सॉल्यूशन निकाला। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? ए ने बी से जाकर कहा भाई एक काम करो, तुम जो प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम पैसे 2 महीने बाद दोगे, उस प्रॉमिस को तुम एक स्टाम्प पेपर पे लिख कर मुझे दे दो। किस पर लिख कर दे दो? स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे दो। तो जब हम किसी से मकान खरीदते हैं बेचते हैं, तो बेटा आपने सुना होगा कि जब हम किसी से मकान खरीदते हैं और बेचते हैं तो स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी एडवांस मनी देते हैं। और जो हम एडवांस मनी देते हैं बेटा, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो पैसे एडवांस दिए वो उसको एक स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि इस तारीख में इतने का रुपए मैंने इस पार्टी को एडवांस दिए हैं, और बदले में ये तय हुआ है कि इस पर्टिकुलर डेट में मैं इस पार्टी से इतने रुपए में ये मकान खरीद लूंगा। डन। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर ए ने बी को उधार माल बेचा है, और ए जो है अपने आप को सेफ एंड साइड करना चाहता है। इसके लिए वो बी से कह रहा है कि आप एक एग्रीमेंट लिख लो, और वो जो एग्रीमेंट है वो 10 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखा जा सकता है बेटा जी। तो ए ने बी से कहा कि भाई तुम स्टाम्प पेपर पे मुझे लिख कर दे दो कि तुम पर्टिकुलर टाइम पर इतने पैसे मुझे दे दोगे। डन। अब इस तरीके का स्टाम्प पेपर पे लिखवाने से क्या फायदा होगा? अगर इस तरीके से जो हम स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं बेटा जी, तो उसको इस चैप्टर की भाषा में बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स ये डिस्कस कर लेते हैं कि ए अपने आप को सेफ एंड साइड करने के लिए चाहता है कि बी स्टाम्प पेपर पे लिखकर ये दे दे कि वो इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद 2 महीने बाद इस तारीख में इतने पैसे मुझको दे देगा। अगर बी ऐसा कर देता है, बी उसको लिख कर दे देता है, तो इससे ए को क्या फायदा होगा? पहली चीज तो ये कि ए के पास एक सॉलिड प्रूफ हो जाएगा कि उसने बी को माल बेचा है, और बी ने एक तरीके से हमको प्रॉमिस किया है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि वो इतने महीने बाद हमको अपने पैसे दे देगा। ठीक। तो इन केस अगर वो फ्यूचर में पैसा नहीं देता है, तो हमारे पास एक लीगल एविडेंस होगा ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने इस पार्टी को माल बेचा है और इस पार्टी का एक रिटर्न एग्रीमेंट मेरे पास है। और कल को वो पैसे नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता हूँ, उसके ब्याह पे कोर्ट में केस कर सकता हूँ, इन केस अगर बी मुझे पैसे नहीं देता है ड्यू डेट पे। इसके अलावा और क्या फायदा है? इसके अलावा एक फायदा ये है कि अगर ए को पैसे की नीड है, ए को पैसे की नीड है, तो ए जो ये बिल यानी ये जो रिटर्न एग्रीमेंट उसको मिला है, पहली चीज तो ये कि ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है ये बी ने एक्सेप्ट किया है और ए ने ड्रॉ किया है। यानी ये स्टाम्प पेपर पे जो लिखा है वो लिखा किसने है? वो ए ने लिखा है। और उसको एक्सेप्ट यानी उस पर साइन किसने किए हैं? बी ने। तो ऐसे में एक ए रिटर्न एग्रीमेंट लिखता है माल बेचने पे, जब भी हम उधार माल बेचते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे एक रिटर्न एग्रीमेंट लिखती है, और बी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है, ए को इसके पैसे लेने हैं, ए को इसके पैसे लेने हैं, तो ए इसको बोलता है बी आर। क्या बोलता है बेटा?
बी आर, और बी को इसके पैसे देने हैं, तो बी इसको क्या बोलता है, बी इसको बोलता है बेटा बिल्स पेबल। तो ये जो रिटन एग्रीमेंट है, इसे एग्रीमेंट को इस चैप्टर में आइदर बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और या फिर बोलेंगे प्रोमिसरी नोट। अब अगर हम ये समझ लें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रोमिसरी नोट क्या होता है, तो वो भी समझ लेते हैं। अगर बिल ड्रॉ जो किया है वो माल बेचने वाले ने किया है, अगर बिल माल बेचने वाले ने ड्रॉ किया है, तो वो बिल इस तरीके से ड्रॉ करता है कि इस तारीख में इतना माल मैंने इस पार्टी को बेचा है, और ये पार्टी को मैं ऑर्डर देता हूं कि इस डेट पर ये पार्टी मुझे इतने पैसे देगी, और नीचे बी पार्टी उस पर सिग्नेचर कर देती है। तो जब माल बेचने वाला रिटन एग्रीमेंट ड्रॉ करता है और बी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो बेटा इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ऐसी कंडीशन में जो बी ए है वो उसको बोलेगा बी आर, क्योंकि उसे उसके पैसे लेने हैं एग्रीमेंट पेपर के, तो उसको बोलता है बिल्स रिसीवेबल। बी को इस स्टाम्प पेपर के पैसे देने हैं, तो बेटा जी वो इस स्टाम्प पेपर को या इस रिटन एग्रीमेंट को या इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोलता है बिल्स पेबल। बेटा इतना समझ में आया आपको? यस सर। उसके बाद प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो वो होता है जहां पर सेलर बिल को ड्रॉ करता है। अगर बायर जो खरीदने वाला है वो खुद बिल को ड्रॉ करे, तो वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा कि इस तारीख में इस पार्टी से मैंने इतना माल खरीदा है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस पर्टिकुलर डेट में इतने पैसे इस पार्टी को मैं पे करूंगा। तो जब रिटन एग्रीमेंट बायर लिखता है, तो वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है कि मैंने इस पर्टिकुलर डेट में माल खरीदा है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस पर्टिकुलर डेट में इस पार्टी को इतने पैसे दे दूंगा। तो जब इस तरह का कोई रिटन एग्रीमेंट होता है, तो बेटा जी उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर यानी जो सेलर होता है वो ड्रॉ करता है, और उसमें वो ऑर्डर देता है सामने वाली पार्टी को कि इस तारीख में आप मुझे पैसे दे देना। इसके अलावा जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें बायर बिल को ड्रॉ करता है और वो ये शो करता है कि मैंने इस तरीके से इतना माल इस पार्टी से इस डेट में खरीदा है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस पर्टिकुलर डेट में इतने पैसे मैं इस पार्टी को पे कर दूंगा। तो ये डिफरेंस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में। जी बेटा, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। नो सर। जी, अब ये जो बिल है, हमने जो रिटन एग्रीमेंट ड्रॉ किया है, ये जो बी आर जिसे हम बोल रहे हैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए इस बिल को 4 तरीके से यूज कर सकता है। पहला कि बिल की डेट जो है, बिल की ड्यू डेट है वो 2 महीने बाद की है। अब पार्टी को 2 महीने बाद पैसे देने हैं। अब इसके पास एक ऑप्शन है कि वो 2 महीने तक बिल को अपने पास रखे रखे और ड्यू डेट पे पार्टी से पैसा ले ले। दूसरा है कि अगर ए को पैसे की नीड है, तो ए इस बिल को बैंक से कैश करवा सकता है, यानी हम इस बिल को बैंक को बेच सकते हैं। जब हम बिल बैंक को बेचेंगे, तो बदले में हमें बैंक से पैसा मिल जाएगा और उस पैसे को हम अपने बिजनेस में यूज कर लेंगे। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? बेटा देखो, मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, समझ गए? तो मान लीजिए मुझे बी पार्टी से 10,000 का बिल मिला और टाइम बिंग मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। बी पार्टी मुझे पैसे 2 महीने बाद देगी, लेकिन मुझे तो टाइम बिंग पैसे की अभी नीड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा? ऐसी कंडीशन में मैं वो अपना जो बी आर है उसे लेकर बैंक के पास जाऊंगा, उस बैंक में जिसमें ऑलरेडी मेरा अकाउंट होगा। उस बिल को मैं बैंक को एक तरीके से बेच दूंगा। अब 10,000 रुपए का बिल है, तो बैंक उस पर कुछ पैसे अपने चार्ज कर लेगा। मान लीजिए बैंक ने 500 रुपए चार्ज कर लिए, तो बैंक मेरे अकाउंट मुझसे 10,000 का बिल लेकर मेरे अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर कर देगा? 9,500 का। मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे यूज करने के लिए पैसा मिल गया। इसके अलावा बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक ने मुझसे जो बिल खरीदा था वो 500 रुपए कम कीमत पे खरीदा, ड्यू डेट पे वो बी से पूरे पैसे 10,000 रुपए ले लेगा। आई बात समझ में बेटा? इसके अलावा तीसरा तरीका है कि ए अपने इस बिल को किसी और पार्टी को एंडोर्स कर सकता है। जैसे मान लो से किसी सी पार्टी को, जेड पार्टी को या डी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो वो ये जो बी आर उसको मिला है ये आगे किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर करने को बोलते हैं एंडोर्स करना। चौथा तरीका ये है कि ए जो है उस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखे और ड्यू डेट से पहले अपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दे। जैसे मुझे किसी पार्टी से चेक मिलता है, तो उस चेक को हम अपने बैंक में जमा करते हैं और हमारा बैंक उस पार्टी के बैंक से उसकी कलेक्शन लेकर हमारे अकाउंट में डाल देता है। उसी तरीके से यहां पर होगा कि वो जो बिल है वो मैं बैंक में कलेक्शन के लिए जमा करूंगा।
मेरा बैंक उस पार्टी से पैसे कलेक्ट करके वो पैसे मेरे अकाउंट में क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो ए ड्यू डेट पे ए को जो बिल मिला होता है वो उसको 4 तरीके से यूज कर सकता है इस चैप्टर में। पहला, ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखो और पार्टी से पैसे ले लो। दूसरा, अगर मीन बिटवीन आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल बैंक को बेचकर बैंक से यूज करने के लिए पैसा ले लो। तीसरा, कि अगर आपको किसी और को पेमेंट देनी है तो आप इस बिल को किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। चौथा, आप इसे अपने बैंक को कलेक्शन के लिए भी दे सकते हो, बैंक उसके पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अब बी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो बी पार्टी ड्यू डेट पे आइदर या तो पेमेंट देगी या पेमेंट नहीं देगी। पूरे चैप्टर में 2 ही तरीके के क्वेश्चंस हैं कि ड्यू डेट पर बी ने पेमेंट दी या ड्यू डेट पर बी ने पेमेंट नहीं दी। तो बेटा जी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो मुझे लगा कि आप 11th में पढ़ के आए हो, बट एट प्रेजेंट मुझको एक बार दोबारा रिकॉल कराना चाहिए। तो बेटा कोई डाउट हो तो पूछें। पक्का? रुवीजा कुछ पूछेंगे सर आप? नो सर। अंशिका? सर मुझे जी बेटा पूछिए। सर मुझे ये पूछना है कि सर जो बैंक से डिस्काउंट कराया है ए ने, तो उसका उसने चार्ज ले लिया, तो आपको बोला कि उसका अकाउंट बैंक होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी है कि जिस बैंक से वो डिस्काउंट करा रहा है वहां पे बेटा उसका बैंक अकाउंट होना। बैंक भी तो, जैसे हमको पैसा चाहिए, जैसे हम अपने आप को सेफ एंड साइड करने के लिए हमने बी पे बिल ड्रॉ कर लिया अपने आप को सेफ एंड साइड करने के लिए, तो हर बैंक अपने आप को सेफ एंड साइड करने के लिए केवल उन्हीं कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिनका ऑलरेडी उनके बैंक में अकाउंट होता है। तो वो किसी एक अननोन इंसान को क्यों ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? बैंक भी तो अपने आप को सेफ एंड साइड रखना चाहेगा ना। तो इसलिए बैंक अपनी ये फैसिलिटी बिल डिस्काउंटेड की केवल उन्हीं कस्टमर्स को देता है जो उसके पुराने मेंबर्स होते हैं, जिनका ऑलरेडी एक अच्छा वैल्यूएबल अकाउंट होता है। हर किसी कस्टमर को तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अब बैंक के पास ओके जाकर सर। कोई भी अननोन आदमी कहने लगे कि साहब मेरे को लोन दे दो, तो बैंक उसकी सबसे पहले इनकम स्टेटस देखता है और फिर ये देखता है कि ये बंदा जिसको हम लोन देने जा रहे हैं बदले में कितनी अमाउंट की प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी हमारे पास रख सकता है। तो कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे बैंक लोन देता है। उसी तरीके से बिल बैंक डिस्काउंट तभी करता है जब वो उसका कोई वैल्यूएबल जो कस्टमर होता है वो बिल लेकर आता है। हर किसी को तो ये फैसिलिटी बैंक भी नहीं देगा। और सर जो यहाँ पे बैंक से हम कलेक्शन करने के बैंक में भेजते हैं बिल, तो सर वहाँ पे भी वो चार्ज करता है कुछ कुछ पैसे या फिर नहीं करता? आपकी आवाज बेटा कट कर आ रही है। सर जो बैंक को हम कलेक्शन करने के लिए ड्यू डेट पे भेजते हैं जी बिल, बेटा, बैंक को तो अगर हमने कलेक्शन के लिए बिल दिया है तो बैंक कुछ कलेक्शन चार्जेस लेता है। जैसे बैंक हमें पासबुक इशू करता है तो भी कुछ चार्जेस लेता है, बैंक हमें एटीएम कार्ड इशू करता है तो भी कुछ चार्जेस लेता है। तो बैंक अगर हमें कोई फैसिलिटी दे रहा है तो बदले में हमसे चार्जेस तो लेता है। अब हमारे मोबाइल पे कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका मैसेज आता है तो बेटा बैंक एसएमएस चार्जेस हमसे लेता है, वो हमारे अकाउंट में उतने पैसे डिडक्ट कर देता है। तो बैंक अगर हमें कोई भी फैसिलिटी दे रहा है तो कुछ चार्जेस तो वो हमसे लेगा। यस सर। जी बेटा। तो अब मैं एक बार लास्ट में आपको रिव्यू दे देता हूं कि अगर माल बेचने वाला बिल को ड्रॉ करता है, एग्रीमेंट लिखता है माल बेचने वाला, तो उस कंडीशन में वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है कि इस पर्टिकुलर डेट में इतना माल मैंने इस पार्टी को बेचा है और मैं ऑर्डर देता हूं इस पार्टी को कि इस पर्टिकुलर डेट में इतने पैसे मुझे दे दिए जाए। ठीक। और बी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बंदा माल बेचता है उसे इस चैप्टर में ड्रॉअर बोलते हैं और जो बंदा माल खरीदता है उसको ड्रॉई बोलते हैं। इसके अलावा इसके अपोजिट हो जाए कि माल खरीदने वाला खुद ही बिल लिखे, तो वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है कि इस पर्टिकुलर डेट में इस पर्सन से मैंने इतना माल खरीदा है और मैं अपनी साइड से प्रॉमिस करता हूं कि इस पर्टिकुलर डेट में इतना पैसा मैं इस पार्टी को दे दूंगा। तो बेटा इसको प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। ए पार्टी, उसको जो बी आर मिला है वो उसको 4 तरीके से यूज कर सकती है। पहला, ड्यू डेट तक अपने पास रखे। दूसरा, मीन बिटवीन पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक को भेज दे। तीसरा, बिल को किसी और को ट्रांसफर कर दे। चौथा, कलेक्शन के लिए भेज दे। ड्यू डेट पे बी पार्टी या तो पेमेंट देगी या पेमेंट नहीं देगी। डन। थोड़ा सा कुछ और बेसिक्स चीजें रिवाइज कर लेते हैं। जी बेटा। सर ये जो बिल से एंट्री कलेक्शन करेंगे, ये जो बैंक कलेक्ट करेगा वो ड्यू डेट पे करेगा या फिर
जब हम ड्यू सेंड डेट पे करेंगे बेटा, तभी। ड्यू डेट पे, जो डेट है उसी डेट पे पैसा कलेक्ट किया जाएगा, उससे आगे पीछे नहीं। ओके सर, ओके। जी, ये बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक राइटिंग एग्रीमेंट होता है, ये ओरल नहीं होता, इसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर दिया जाता है ड्रॉई को कि वो पर्टिकुलर डेट में इतने पैसे हमको या मेरे कहे हुए इंसान को दे देगा। यानी जो भी बिल को, बियरर बोलते हैं, जो उस बिल को लेकर बायर के पास जाएगा कि आप इसकी पेमेंट दे दो, उसको देनी होगी। तो ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो बिल है फर्स्ट नंबर पे वो मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल वैलिड नहीं होता है। इसके अलावा जो बिल होता है उस पे दोनों पार्टीज का एड्रेस प्रॉपरली मेंशन होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑर्डर देती है कि तुम इतने पैसे इस डेट में मुझे देना या दोगे, रिक्वेस्ट नहीं करती है। इसके अलावा बिल पर जो डेट होती है और अमाउंट होती है वो डेफिनेट होती है। और इसके अलावा जो डेट की पेमेंट और पेमेंट ऑफ डेट होती है और जो बिल की राइटिंग डेट होती है वो प्रॉपरली मेंशन होती है। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बिल को लिखने वाला, एक बिल को एक्सेप्ट करने वाला, और इसके अलावा एक पेई यानी जिसको ड्यू डेट पे पेमेंट मिलेगी। ड्यू डेट पे पेमेंट मुझे भी मिल सकती है, मैंने बिल अगर बैंक को बेचा हुआ है तो बैंक को पेमेंट मिलेगी, मैंने अगर एंडोर्स किया हुआ है तो एंडोर्सी को पेमेंट मिलेगी, और अगर मैंने बिल कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा है तो बैंक को मिलेगी पेमेंट। तो जिसको पेमेंट मिलती है उसको पेई बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है एक अमाउंट, एक डेट, पीरियड, सिग्नेचर, और जो ऊपर स्टाम्प लगी होती है 100 रुपए की या 10 रुपए की, वो वैलिड होती है। इसके अलावा टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑन डिमांड, यानी पर्टिकुलर जब भी मैं ये कहूंगा कि इस तारीख में पैसे दो तो उस तारीख में देने पड़ेंगे। ऑन डिमांड का मतलब होता है उसमें पहले से कुछ मेंशन नहीं होता, उसमें हम ये मेंशन कर देते हैं कि जब भी बिल मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा उस तारीख में आपको पैसे देने होंगे, और यहाँ पर एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पर पेमेंट करनी होती है। डन। अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, तो प्रोमिसरी नोट के बारे में मैंने बता दिया कि प्रोमिसरी नोट भी राइटिंग में होता है, ऑरल में वैलिड नहीं होता है। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट में यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है पैसा पे करने का। इसके अलावा जो प्रोमिसरी नोट होता है वो अनकंडीशनल होता है, उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। इसके अलावा जो प्रोमिसरी नोट होता है वो एक तरीके से जो जिसको पेमेंट देनी होती है वो इसको ड्रॉ करता है। डन। अगर हम बात करें डिफरेंसेस की बेटा जी, तो डिफरेंसेस अब तो हमने समझ लिए। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें सेलर बायर को ऑर्डर दे रहा है कि तुम इस तारीख में पेमेंट देना। यहां पर एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि बायर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। यहाँ पे बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, एक तरीके से सेलर। यहाँ पे बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, बायर। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बिल को एक्सेप्ट करेगा, जब मैं बिल को ड्रॉ करूंगा तो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे राइटर ही बिल को एक्सेप्ट खुद कर लेता है। इसके अलावा इसमें 3 पार्टी इंक्लूड होती हैं, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। इसमें 2 पार्टी इंक्लूड होती हैं, एक तरीके से ड्रॉर एंड ड्रॉई। डन बेटा। कोई डाउट हो तो पूछेंगे बेटा। जी बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन भी ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं इसका नीचे सॉल्यूशन भी समझाता जाऊंगा। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है उसके कितने पोर्शन की क्या जनरल एंट्री बनेगी वो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। डन। तो बेटा शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ए ने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी को माल बेचा है, तो बेटा ए पार्टी ने माल बेचा है बी को, तो हमारे इस क्वेश्चन में ए सेलर है और जो ए सेलर है उसको बेटा हम बोलेंगे ड्रॉर, यानी उसने बिल लिखेगा वो। इसके अलावा यहाँ पे माल खरीदा है बी ने, तो बेटा बी को हम बोलेंगे ड्रॉई। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर में बिल किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे तो जिसको भी हम बिल ट्रांसफर करेंगे उसको बोलेंगे एंडोर्सी। तो हमारे इस क्वेश्चन में बेटा जी ए ने बी को माल बेचा है, ए ने बी के ऊपर 4 बिल ड्रॉ किए हैं, यानी टोटल अमाउंट का एक बिल ड्रॉ नहीं किया, छोटी छोटी अमाउंट के 4 बिल ड्रॉ किए हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। और इनका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है बिल का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना।
तो ये 4 महीने के हमारे चार बिल हैं जिनकी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। पहले बिल की पेमेंट 1 महीने बाद होगी, दूसरे बिल की 2 महीने बाद, तीसरे बिल की 3 महीने बाद, चौथे बिल की 4 महीने बाद। ड्यू डेट तक पहला बिल ए ने अपने पास रिटेन किया, उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री बनेगी। दूसरी सिचुएशन, दूसरा बिल उसने अपने किसी एंडोर्सी को सी को एंडोर्स कर दिया। इसके अलावा तीसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। चौथा बिल उसने बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया है। तो ये 4 बिल है, उसने 4 तरीके से यूज कर लिए। पहला बिल उसने अपने पास रखा है, दूसरा बिल उसने सी को एंडोर्स कर दिया है, तीसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, और चौथा बिल उसने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा है। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है क्वेश्चन को करने की। अगर ड्यू डेट पे पार्टी पैसे दे देती है तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, और अगर ड्यू डेट पे पार्टी बिल का पैसा नहीं देती है, बिल कैंसिल हो जाता है या बिल डिसऑनर्ड होता है, तो क्या एंट्री बनेगी। तो स्टार्ट करें बेटा। यस सर। मैं यहाँ पर तीनों पार्टीज की यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ, और अब ये जो क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे जो जो पोर्शन की एंट्री बनाऊंगा वो आपको दिखाता जाऊंगा। इसमें लिखा है ए ने बी को माल बेचा है, तो बेटा जी सबसे पहले मैं इस चीज की एंट्री बनाऊंगा कि ए ने बी को माल बेचा है। तो ए ने बी को माल बेचा, तो ए की बुक्स में एंट्री बनेगी बी टू सेल्स। बेटा किसको माल बेचा है, बी को। तो रिसीवर कौन है, बी। रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट, और व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और बीज के अपोजिट में एंट्री बनाएगा परचेज टू ए। अब हम बी की एंट्री सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम सारी एंट्री ए के समझते हैं। तो बेटा ए ने माल बेचा है बी को, तो सबसे पहली एंट्री हम बनाएंगे बी टू सेल्स। माल बेचेंगे तो रिसीवर बी है और जा रहा है गुड्स, तो बी टू सेल्स। उसके बाद हमने उसके ऊपर 4 बिल ड्रॉ किए। तो जब हमने पार्टी से पैसे मांगे तो पार्टी ने हमें बदले में पैसे के बजाय 4 बिल एक्सेप्ट करके दे दिए, यानी साइन करके हमको दे दिए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब यहां पर आ जाते हैं। ए ड्रॉ 4 बिल्स 10,000 20,000 30,000 40,000 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, और बी एक्सेप्टेड द बिल। इस पूरी कोटेशन की एक जनरल एंट्री बनेगी। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि कितनी लाइन की कौन सी एंट्री बनेगी, तो ये समझाने के लिए ही इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन तैयार किया है। तो ए ने 4 बिल ड्रॉ किए हैं 10,000 20,000 30,000 40,000 के, और कितने किसने एक्सेप्ट करनी है, बी ने। तो हमको बिल मिले हैं, तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है, बी आर। व्हाट कम्स इन ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। बी आर आ रहा है 10,000 का, फिर बी आर आ रहा है 20,000 का, फिर बी आर आ रहा है 30,000 का, फिर बी आर आ रहा है 40,000 का, और गिवर कौन है बेटा जी, गिवर है बी। हमें बिल किससे मिले हैं, बी से। तो हमको पार्टी से 4 बिल मिले। व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, इस लॉजिक से बी आर डेबिट 10 20 30 40 40,000 के बिल मिले। गिवर कौन है, बी। गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। सर यहाँ पे बिल बी ने दिए हैं। जी बेटा मैंने माल बेचा है, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, बी एक्सेप्ट करेगा, तो बिल देगा कौन, बी देगा। ओके सर। उसके बाद आगे दिया है कि ए ने पहला बिल अपने पास रिटेन किया। बेटा बिल को अपने पास रखने की कोई अलग से जनरल एंट्री नहीं बनती है। यहां पर हमको बिल मिला था, बिल मिल चुका है, अब बिल मेरे पास ही है, इसलिए अपने पास होने की कोई और अलग से एंट्री नहीं बनती है। आगे चलते हैं। दूसरा बिल बेटा हमने किसको एंडोर्स कर दिया था, सी को। ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो दूसरा बिल हमने सी को एंडोर्स किया, तो बेटा जी रिसीवर कौन है, सी। और जा क्या रहा है बेटा जी, बी आर। अगर मैं बिल सी को दूंगा तो मेरे पास से जा रहा है बी आर। व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट होता है, और रिसीवर कौन है, सी। रिसीवर हमेशा बेटा क्या होता है, डेबिट। तो मैंने एंट्री बना दी सी टू बी आर। बोलो बेटा, सी टू बी आर। तो एंट्री बनेगी सी टू बी आर। उसके बाद तीसरा बिल बेटा मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तीसरा बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बेटा बिल मैंने एक तरीके से बैंक को भेज दिया है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया है कोटेशन में कि हमने 12% डिस्काउंट पे बिल को कैश कराया है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 12% पे। तो अब मुझे आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। आओ बेटा जी डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तीसरा बिल बेटा जी, तीसरा बिल हमारे पास 30,000 रुपए का था, सी। 30,000 का बिल था। कितने परसेंट डिस्काउंट है बेटा जी, ये मेंशन है क्वेश्चन में, 12% का डिस्काउंट है। तो 12% मैंने यहाँ पे लिख लिया, 12% का डिस्काउंट है।
अगर मैं 12% निकालूं तो बेटा जी 12% निकल कर आएगा 3600। और कितने महीने टाइम ड्यूरेशन है बेटा जी बिल का? 3 महीने। तो मुझे डिस्काउंट कितने महीने का देना होगा? 3 महीने का। अगर 3 महीने का डिस्काउंट निकालूं तो बेटा जी कितना निकल कर आएगा? 900 रुपए। बोलो बेटा। यस सर। फिर से 30,000 रुपए का बिल है बेटा जी। 30,000 रुपए का जो बिल है वो हम लोगों ने 12% पे डिस्काउंटेड करा लिया। तो 30,000 के बिल पर 12% के हिसाब से पहले मैंने डिस्काउंट निकाला, 3600 निकला। और फिर वो बिल मैंने बैंक से कैश करा लिया। तो 3600 रुपए का पूरे साल का डिस्काउंट है, तो 3 महीने का डिस्काउंट कितना होगा बेटा जी? 900 रुपए। अब मैंने बिल बैंक को बेचा है तो बेटा जी क्या एंट्री बनेगी? बिल बैंक को बेचूंगा तो मेरे पास से जा क्या रहा है बेटा? BR। और बैंक मेरे अकाउंट में पैसे कितने डालेगा? 900 रुपए कम कर देगा। जो 900 रुपए कम हो रहे हैं वो मेरा लॉस है, और लॉसेस हमेशा क्या होते हैं बेटा जी? डेबिट होते हैं। और इसके अलावा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक कितने रुपए से डेबिट होगा? 29,100 से। 30,000 का बिल मैंने बैंक को बेचा है, 900 रुपए बैंक ने मुझे कम दिए हैं, मुझे 900 रुपए कम मिले हैं, तो मेरा लॉस है। जा रहा है मेरे पास से BR, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए? 29,100। डन बेटा। फिर यस। चौथा बिल मैंने कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा है। जब बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो बेटा एंट्री बनेगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR। तो पहला बिल मैंने अपने पास रखा, दूसरा बिल मैंने एंडोर्स कर दिया, तीसरा बिल मैंने बैंक से कैश करा लिया, चौथा बिल मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया। अब मेरे को ये देखना है कि ड्यू डेट पे चारों बिल की जब पेमेंट होगी तो क्या एंट्री बनेगी। यहाँ पर देखो, ड्यू डेट पे पहले बिल की मुझे पेमेंट मिलेगी। पहला बिल मेरे पास था बेटा जी। पहले बिल की पार्टी मुझे पेमेंट देगी तो वो क्या करेगी? पार्टी मुझे पैसे देगी, मैं उसका बिल उसे वापस कर दूंगा। तो बेटा जी मेरे पास आ रहा है कैश और जा क्या रहा है? BR। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू BR। दूसरा बिल, पेमेंट हो गई दूसरे बिल की, तो पेमेंट की मेरे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरा बिल बेटा मैंने बैंक को बेच दिया था। जब मैंने बिल बैंक को बेच दिया तो ड्यू डेट पे पार्टी डायरेक्ट पेमेंट किसको दे देगी? बैंक को, क्योंकि मैं तो बैंक से पहले ही पैसे ले चुका। तो मेरे यहाँ पे पेमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट मुझे मिली ही नहीं। तीसरे केस में बिल बेटा मैंने किसको एंडोर्स किया हुआ था? C को। तो तीसरे कंडीशन में बिल मैंने C को एंडोर्स किया हुआ है, तो उस कंडीशन में पेमेंट किसको मिलेगी? डायरेक्ट C को, इसलिए मेरे यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी। चौथे केस में बिल जो है ड्यू डेट पर कलेक्ट हो जाएगा। तो जब बिल कलेक्ट होगा तो क्या बैंक पैसे देने मेरे घर आएगा? नहीं बेटा। पैसे कहाँ जमा होंगे? मेरे बैंक में। तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर कौन है? मेरा बैंक। और किस चीज की कलेक्शन हुई है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन की। तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बोलो बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। तो 4 तरीके हैं ड्यू डेट पे। पहला बिल अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो आ रहा है कैश, जा रहा है BR। दूसरा बिल बैंक के पास था इसलिए मेरे यहाँ पेमेंट की एंट्री नहीं बनी। तीसरा C के पास था इसलिए पेमेंट की एंट्री नहीं बनी। चौथा पेमेंट के लिए बैंक के पास था तो एंट्री बन गई। अब या तो ये कंडीशन होगी कि ड्यू डेट पे पार्टी पैसे दे ही ना। अगर ड्यू डेट पे पार्टी पैसे नहीं देती और बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, तो चारों केसेस में क्या एंट्री बनेगी? देखो बेटा जी, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो हम हमेशा B को डेबिट करेंगे। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा बेटा जी, B को हमेशा डेबिट करेंगे, चाहे कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो। बिल डिसऑनर्ड हुआ है तो हम बिल को डिसऑनर्ड होने पर हमेशा B को डेबिट करेंगे। मैंने बिल को डेबिट कर दिया B को। पहला बिल मेरे पास था तो एंट्री बनेगी B टू BR। दूसरा बिल C के पास था तो मैं पैसे लूंगा B से, देने किसे पड़ेंगे? C को, तो एंट्री बनेगी B टू C। उसके अलावा बिल अगर बैंक के पास था फिर डिसऑनर्ड हुआ है तो मुझे पैसे लेने पड़ेंगे बैंक से, देने किसे पड़ेंगे? बैंक लेने होंगे B से, देने किसे पड़ेंगे? बैंक को, तो एंट्री बनेगी B टू बैंक। चौथे केस में बिल अगर डिसऑनर्ड होता है तो वो कलेक्शन के लिए था, तो हम एंट्री बनाएंगे B टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तुमको हमेशा याद रखना है कि हमेशा हम डेबिट किसको करेंगे बेटा जी? B को। चारों केसेस में B को डेबिट करते हैं जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है। अगर बिल मेरे पास है तो बेटा जी नीचे लिखेंगे BR, C को दे रखा है तो C, बैंक को दे रखा है तो बैंक, और इसके अलावा अगर हमने कलेक्शन के लिए भेजा है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बेटा कोई डाउट हो तो पूछेंगे। सर एक बार डिसऑनर दोबारा से समझा दीजिए। बेटा अगर ड्यू डेट पे पार्टी ने पैसे नहीं दिए हैं तो जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो मैं पैसे किससे मांगूंगा? B से। तो बेटा जी जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो अगेन मैं B को अपना डेटर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है। तो इसलिए मैंने चारों केसेस में B को डेबिट कर दिया। अगर बिल मेरे पास है तो मैं टू BR को लिखकर उसका अकाउंट क्लोज कर दूंगा।
अगर बिल के पैसे सी को देने हैं तो बेटा सी को क्रेडिट करूंगा, बिल के पैसे बैंक को देने हैं तो बैंक को क्रेडिट करूंगा, और अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा है तो बेटा जी बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखूंगा। सर ये ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो हमें देने वाले थे बट वो उन्होंने हमें नहीं दिया। जी बेटा जी देखो ना बेटा, जब मैंने उसको माल बेचा था तो मैंने बी को डेबिट किया, और जब पार्टी ने क्या किया, जब उसने मुझे बिल दे दिए तो मैंने उसको क्रेडिट किया। यहां पर क्या हुआ, जब पार्टी ने मेरे को, मैंने माल बेचा, बी मेरा डेटर बन गया, और जब उसने मुझे बिल दिए तो वो क्या हो गया, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन ड्यू डेट पे जाके पता चला कि उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो मैं वापस अगेन बी को क्या करूंगा, डेबिट, ताकि मेरी अकाउंट बुक्स में उसका अकाउंट रीओपन हो जाए। आया लॉजिक समझ में? यस। अब इसके यहाँ पर एंट्री देख लेते हैं बेटा जी। हमने माल खरीदा है तो बेटा जी एंट्री बनेगी परचेज टू ए। सबसे पहले हमने माल खरीदा, उसके बाद हमने ए को 4 बिल दिए, तो रिसीवर कौन है बेटा जी, ए, और जा क्या रहा है, बीपी 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 बीपी, 4 बिल हमने उसको दे दिए। इसके अलावा वो पार्टी बिल के साथ क्या करती है, इसके लिए बी को कुछ लेना देना नहीं है कि उसने अपने पास रखा या किसी को ट्रांसफर किया या डिस्काउंट करा लिया या कलेक्शन के लिए भेजा, बी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो ड्यू डेट पे जाकर क्या करेगा, वो चारों बिल की पेमेंट करेगा। तो जब वो पेमेंट करेगा तो सामने वाली पार्टी को पैसा देगा और अपना एग्रीमेंट वाला पेपर वापस ले लेगा। तो जब ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तो जाएगा क्या, कैश, और वापस वो अपना क्या ले रहा है, बीपी। तो एंट्री बनेगी बीपी टू कैश। ऐसी दूसरे बिल की पेमेंट होगी तो एंट्री बनेगी बीपी टू कैश। ऐसी तीसरे बिल की पेमेंट होगी तो एंट्री बनेगी बीपी टू कैश। चौथे बिल की पेमेंट करेगा तो बीपी टू कैश, क्योंकि जा रहा है कैश और वापस आ रहा है बीआर। व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट एंड व्हाट कम्स आउट ऑलवेज, व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिट। बोलो बेटा समझ में आया? यस। ऐसे ही जब बिल डिसऑनर्ड होगा, तो जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो वो हमेशा ए को बेटा जी क्या करेगा, ए को हमेशा क्रेडिट करेगा, ए को हमेशा क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसे पैसे किसको देने हैं, उसे पैसे देने हैं बेटा जी किसको, ए को। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो वो क्या करेगा, ए को क्रेडिट करेगा। इसके अलावा यहां पे भी देखो, मैंने जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो हमने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ये हमेशा बीपी को डेबिट करेगा, क्योंकि इसका कैंसिल किया हुआ बीपी इसको वापस मिल रहा है, और इसे पैसे किसको देने हैं, ए को, ए को, ए को और ए को। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो हमें पैसा किससे लेना है, बी से, बी से, बी से। और अगर बिल मेरे पास है तो टू बी आर, सी के पास है तो सी, बैंक के पास है तो बैंक, और कलेक्शन के लिए तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसके हमेशा चारों केसेस में एक ही एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी बीपी टू ए, बीपी टू ए, बीपी टू ए, बीपी टू ए। और जब पेमेंट होगा तो ये हर बार सेम एंट्री बनाएगा, बीपी टू कैश, बीपी टू कैश, बीपी टू कैश, बीपी टू कैश। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो। अब आते हैं एंडोर्सी की बुक्स में बेटा जी। अगर हम एंडोर्सी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हमने सी को बिल ट्रांसफर किया था। अगर हमने बिल सी को ट्रांसफर किया तो बेटा जी रिसीवर कौन है, रिसीवर है सी, जा क्या रहा है, बी आर। सी अपनी बुक्स में एंट्री क्या दिखाएगा, सी दिखाएगा अपनी बुक्स में एंट्री कि उसके पास आ क्या रहा है, बी आर। गिवर कौन है, गिवर है ए, तो उसके पास आ रहा है बी आर, गिवर कौन है, ए। अगर ड्यू डेट पे उसको पैसे मिलेंगे तो ड्यू डेट पे अगर उसको पैसे मिलेंगे तो वो क्या एंट्री बनाएगा, वो एंट्री बनाएगा आ रहा है कैश, जा रहा है बी आर। यानी ड्यू डेट पे जब उसे पैसे मिलेंगे तो वो शो करेगा कि कैश आ रहा है और बी आर जा रहा है। समझ गए, पैसे ले रहा है, बिल वापस कर रहा है। और अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड होगा तो वो क्या एंट्री बनाएगा, बिल डिसऑनर्ड होगा तो वो अगेन ए को डेबिट करेगा, क्योंकि उससे पैसे किससे लेने हैं, ए से, और टू बी आर, उसका कैंसिल किया हुआ बी आर उसको वापस लौटा देगा। जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो हमें जिस इंसान से पैसे लेने होते हैं बेटा उसको हमेशा डेबिट करते हैं, और अगर बिल मेरे पास है तो क्या लिखेंगे, टू बी आर। जी बेटा कोई डाउट हो तो पूछेंगे। एक बार मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू देता हूं फिर से, अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा मैंने माल बेचा तो बी टू सेल्स, फिर पार्टी से मुझको 4 बिल मिले हैं तो बेटा जी आ क्या रहा है, बी आर, गिवर कौन है, बी। अगर हम बिल अपने पास रखते हैं तो उसकी कोई एंट्री अलग से नहीं होती है। अगर बिल हमने एंडोर्स किया है तो रिसीवर सी है और जा क्या रहा है, बी आर। इसके अलावा अगर बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि रिसीवर कौन है, मेरा बैंक अकाउंट। जितने पैसे मुझे कम मिले मेरा लॉस है, और जा क्या रहा है, बी आर। अगर मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा है तो एंट्री बनेगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर।
इसके अलावा अगर ड्यू डेट पे पैसे मिलेंगे तो पहला बिल मेरे पास था तो एंट्री बनेगी कैश टू BR। इसके अलावा दूसरा बिल सी के दे दिया था इसलिए एंट्री नहीं बनी क्योंकि पेमेंट डायरेक्ट सी को मिलेगी। तीसरे वाले में बिल बैंक को दे दिया था इसलिए पार्टी डायरेक्ट पेमेंट बैंक को देगी। इसके अलावा चौथे वाले केस में बिल कलेक्शन के लिए जमा किया था हमने तो बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंट्री बनेगी। बिल डिसऑनर्ड होगा तो हमेशा बी को डेबिट करेंगे, डेबिट 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 डेबिट। और अगर बिल मेरे पास है तो टू BR, सी के पास है तो टू सी, और अगर बैंक के पास है तो टू बैंक, और बिल कलेक्शन के लिए तो बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। जी बेटा कोई डाउट हो तो पूछे। डन, आ गया समझ में। सर जो एंडोर्स की लास्ट वाली एंट्री थी वो बता दीजिए एक बार। बेटा जी सबसे पहले इसको बिल मिला बेटा BR टू A। ड्यू डेट पे अगर हमें पैसे मिलेंगे तो आ रहा है कैश, जा रहा है BR। ड्यू डेट पे पैसे मिल गए, आ रहा है कैश, जा रहा है BR। और अगर बिल डिसऑनर्ड होगा तो हमें पैसे किससे लेने होंगे, A से, और देने किसे पड़ेंगे, सॉरी पैसे लेने होंगे A से, और हम उसका डिसऑनर्ड हुआ किया हुआ वो बिल वापस कर देंगे ओके D टू BR। तो बेटा इस तरह के मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूं आपको करने के लिए। यस सर। यस तो बेटा मैं आपको आपके ग्रुप पे ना इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन